3 सितंबर 2024 की रात मुक्ति रंजन महालक्ष्मी घर गया था। दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी को गला घोंट के मार दिया। मुक्ति रंजन घबराया जरूर लेकिन भागा नहीं। रात भर यूट्यूब पर लाश को ठिकाने लगाने और काटने के वीडियो देखता रहा। सुबह हुई तो करीब 11 बजे पास की दुकान पर गया और एक बड़ा चाकू खरीद कर लाया। इसी से महालक्ष्मी की बॉडी के 59 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को फ्रिज में भरा। इसी फ्रिज के पास से चाकू का रैपर पुलिस को मिला। इससे मालूम चला कि मुक्ति रंजन ने चाकू किस दुकान से खरीदा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस की जांच टीम में शामिल एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने यह बात दैनिक भास्कर को बताई थी। महालक्ष्मी के मर्डर का आरोप उसके साथ काम करने वाले मुक्ति रंजन पर है। व्यालीकावल एरिया में रहने वाली महालक्ष्मी की डेड बॉडी के टुकड़े 20 सितंबर को उसी घर से फ्रिज में मिले थे। 25 सितंबर की दोपहर 30 साल के मुक्ति रंजन ने ओडिशा के फंडी गांव में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुक्ति रंजन के सुसाइड करने से मामला उलझ गया है। अब बेंगलुरु पुलिस पता लगा रही है कि 3-4 सितंबर की रात महालक्ष्मी की हत्या के बाद मुक्ति रंजन क्या कर रहा था। पुलिस ने महालक्ष्मी के पड़ोसियों और उड़ीसा में मुक्ति रंजन के परिवार से पूछताछ की है। मुक्ति रंजन के भाई सत्य रंजन ने महालक्ष्मी पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। सोर्स के मुताबिक पुलिस सत्यरंजन को उड़ीसा से बेंगलुरु ला सकती है। पुलिस सोर्स के मुताबिक महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के बीच शादी के अलावा रुपयों के लेन देन को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। दोनों करीब 6 महीने से रिश्ते में थे। महालक्ष्मी मुक्ति रंजन से शादी करना चाहती थी लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। इस बात पर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। गुस्से में मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की गला दबाकर हत्या कर दी। मुक्ति रंजन ने सुसाइड नोट में भी ये बात लिखी है। उसने लिखा, मैं महालक्ष्मी को पसंद करता था, उससे बहुत प्यार करता था लेकिन वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी। मैंने उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया। उसका बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं था। वो मुझे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। पुलिस का अनुमान है कि महालक्ष्मी के मरने से मुक्ति रंजन डर गया। उसने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की। कुछ समझ नहीं आया तो लाश के टुकड़े करने का प्लान बनाया, फिर खून के धब्बे साफ किए। पुलिस अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इससे पता चलेगा कि क्या मुक्ति रंजन ने खून साफ करने के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल किया था। 29 साल की महालक्ष्मी बेंगलुरु के व्यालीकावल इलाके बसप्पा गार्डन के पास बने 3 मंजिला मकान में किराए पर रहती थी। उसका कमरा टॉप फ्लोर पर था। 20 सितंबर शुक्रवार को तेज बदबू आने पर पास में रहने वाले जीवन प्रकाश ने खोजबीन शुरू की। पता चला कि बदबू महालक्ष्मी के घर से आ रही है। जीवन ने फ़ोन करके महालक्ष्मी के भाई और मां को बुलाया। फैमिली के आने के बाद कमरे का ताला तोड़ा गया। अंदर कमरे में खून बिखरा था। घर का सारा सामान बिखरा था। महालक्ष्मी की मां ने फ्रिज खोला तो अंदर महालक्ष्मी के कटा सिर, पैर और डेड बॉडी के टुकड़े मिले थे। महालक्ष्मी के भाई उक्कम सिंह ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने कमरे की जांच की। यहीं फ्रिज के पास काले रंग की ट्रॉली बैग मिली। पुलिस को शक है कि मुक्ति रंजन इस ट्रॉली में महालक्ष्मी की डेड बॉडी भरकर फेंकने की फिराक में था। फिर उसे लगा हुआ कि ऐसा करते हुए लोग देख लेंगे, इसलिए उसने इरादा बदल दिया और भाग गया। जांच में यह भी पता चला कि महालक्ष्मी की हत्या के बाद पूरी रात मुक्ति रंजन ने लाश को डिस्पोज करने के लिए वीडियो देखे थे। इसी से उसे महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने का ख्याल आया। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इसलिए पुलिस सीधे तौर पर मीडिया से बात नहीं कर रही है। बेंगलुरु के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और जांच अधिकारी से दैनिक भास्कर टीम ने बात की। अधिकारी के मुताबिक जांच करे टीम उस दुकान तक पहुंची। दुकानदार ने मना कि चाकू उसी दुकान से खरीदा गया। मुक्ति रंजन के बारे में पूछने पर दुकानदार ने बताया कि शॉप खुलने के कुछ देर बाद सुबह करीब 11 बजे एक लड़का चाकू खरीदने आया था। दिन का पहला कस्टमर वही था। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी की बॉडी रिकवर करने के बाद जांच टीम एक एक करके उसके करीबियों और संदिग्धों के पास पहुंची।
इसमें मां लक्ष्मी के साथ काम करने वाले लोग, उसका मैनेजर और दोस्त शामिल थे। पता चला कि उसके साथ काम करने वाला मुक्ति रंजन लापता है। पुलिस अधिकारी बताते हैं मां लक्ष्मी जहां काम करती थी, हमने वहां के स्टाफ से बात की। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर के बाद से मुक्ति रंजन काम पर नहीं आ रहा है, इससे हमारा शक उसकी तरफ बढ़ गया। पुलिस ने स्टाफ से मुक्ति रंजन का फ़ोन नंबर लिया, उसका कॉल रिकॉर्ड देखा। इससे पता चला कि 3 सितंबर की रात मुक्ति रंजन ने बेंगलुरु में ही किसी को फ़ोन किया था। हमने उस नंबर को ट्रैक किया। यह नंबर मुक्ति रंजन के भाई स्मृति रंजन का निकला। भाई के बारे में खोजबीन की गई तो पता चला कि वो बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास किराए पर रहता है, जेपी नगर में काम करता है। हमने मुक्ति रंजन के भाई को उठा लिया। उसने बताया कि मुक्ति रंजन ने मर्डर के बाद फ़ोन किया था। वो बोला कि मैं बेंगलुरु से जा रहा हूँ। मुक्ति रंजन तो फरार हो गया, लेकिन उसका भाई हमारे लिए बड़ा मददगार साबित हुआ। मुक्ति रंजन को पकड़ने के लिए पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी। शुरुआत में मुक्ति रंजन के मोबाइल की लोकेशन पश्चिम बंगाल में मिली, फिर फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। आखिर में मुक्ति रंजन ओडिशा के फंडी गांव में मिली। मुक्ति रंजन का परिवार उसी गांव में रहता है। लोकेशन आइडेंटिफाई होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए टीम भेजी। पुलिस मुक्ति रंजन को खोज ही रही थी कि 25 सितंबर की दोपहर उसका शव कूले पारा के कब्रिस्तान में लटका मिला। यह जगह उसके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। पुलिस के मुताबिक मुक्ति रंजन सुसाइड से एक दिन पहले 24 सितंबर को घर आया था। मुक्ति रंजन की मां ने भी बताया है कि वो रात में 10 बजे घर पहुंचा था, सुबह 4 बजे तक रहा, इसके बाद चला गया। मुक्ति रंजन के भाई सत्य रंजन ने ओडिशा पुलिस बेंगलुरु पुलिस से कहा, 2 महीने पहले भाई मुझसे मिलने आया था। उसने बताया था कि कुछ लोग मुझे फ़ोन करके धमका रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर तुमने महालक्ष्मी की बात नहीं मानी तो तुम्हारे टुकड़े करके कुकर में उबाल देंगे। भाई इन धमकियों से बहुत घबरा गया था। उसे इस बात का दुख था कि उसने अपनी सारी कमाई उस लड़की पर बर्बाद कर दी। वहीं मुक्ति रंजन की मां ने पुलिस को बताया कि मैंने अपने तीनों बेटों के लिए एक तरह की अंगूठी बनवाई थी। मुक्ति रंजन ने वो अंगूठी भी उस लड़की को दे दी। पहले शादीशुदा होने के बाद भी लड़की उससे शादी के लिए धमका रही थी। मुक्ति रंजन के बड़े भाई सत्य रंजन ने महालक्ष्मी को उसके भाई उक्कम पर मारपीट और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाया। उसके बयानों के आधार पर पुलिस उक्कम और महालक्ष्मी के दोस्त अशरफ से पूछताछ कर रही है। सत्यरंजन के मुताबिक महालक्ष्मी के मर्डर से पहले मुक्ति रंजन उसके पास आया था। उस वक्त वो बहुत परेशान था। उसने बताया कि महालक्ष्मी और उसका भाई उक्कम मुझे धमका रहे हैं। उक्कम ने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे पीटा भी है। वो लोग कह रहे हैं कि महालक्ष्मी जो कहे मैं वही करूं, अगर नहीं किया तो वो मुझे और भाइयों को मार डालेंगे। सोर्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन टीम सत्यरंजन को उड़ीसा में बेंगलुरु ला सकती है। फिलहाल सुसाइड वाली जगह मिले लैपटॉप, डायरी और दूसरे सामानों को FSL जांच के लिए भेज दिया गया है। बेंगलुरु पुलिस महालक्ष्मी के भाई उक्कम से पूछताछ कर रही है। मुक्ति रंजन के भाई का आरोप है कि महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन से सोने की चेन और 7 लाख रुपये लिए थे। आगे की जांच के लिए पुलिस महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के भाई को आमने सामने बैठाकर बात कर सकती है। मुक्ति रंजन के लैपटॉप के डेटा और उसकी डायरी से भी और खुलासे हो सकते हैं। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर B दयानंद कहते हैं, मुक्ति रंजन ने सुसाइड नोट में मर्डर की बात कबूल की है। हम हत्या में उसकी भूमिका तय मान रहे हैं। हमारी टीमें अभी ओडिशा में केस से जुड़ी बाकी जानकारियाँ इकट्ठा कर रही है। उसके वापस आने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे, तभी इस मामले की बाकी जानकारी शेयर की जाएगी। पुलिस सोर्स के मुताबिक अभी महालक्ष्मी की हत्या की जांच चल रही है। पुलिस को उस हथियार का पता चल गया जिससे महालक्ष्मी बॉडी के टुकड़े किए गए थे। हत्या वाली जगह पर पुलिस को 1 से ज़्यादा लोगों की उंगलियों के निशान मिले। पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है। इसमें 4 स्पेशल टीम लगी है। तो ये थी आज की खबर। ये खबर दिखाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है, बल्कि सच्चाई से अवगत कराना था। और आपका जो भी कमेंट हो ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना जरूर कीजिए। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने खुश रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।